प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है नए सेशन के फिजिक्स के पहले क्लास में। क्लास 10 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर जो पढ़ना है वह है इलेक्ट्रिसिटी। हमें इसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। यहाँ आप देखेंगे टर्म हमने दिया है इलेक्ट्रिसिटी। आपको इससे पहले मैं एक टर्म और देता हूँ, लाइट। लाइट क्या है? तो आप लाइट को कहते हो कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। लेकिन यहाँ विडंबना क्या है? यहाँ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी या फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, और इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम भी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अथवा इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ एक कॉमा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो एक डिफिनीशन ये हो गया। अगले डिफिनीशन में, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है, साइंस आपका, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ कंट्रोलेबल। कैसा है? विच इज़ कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एंड कॉन्वेनिएंट फॉर द वेराइटी ऑफ यूजेस। यस, हम बहुत सारे यूजेस करते हैं हमारे घरों में। जैसे आपको फ़ैन यूज़ करना है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, आप कपड़े को इस्त्री करने के लिए जो आयरन यूज़ करते हैं, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर, ऐसे ही बहुत सारे हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं घरों में। तो घरों के बाद बात होती है किसकी? वो होती है स्कूल की। तो हम स्कूल में भी देखते हैं हमें फ़ैन, बल्ब, है ना। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस चलाने के लिए जो लैब प्रैक्टिकल्स या और भी बहुत सारे हमारे वहाँ पर जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, असेंबली होते हैं, वहाँ पर लाउड स्पीकर, ये सब के लिए भी हम यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो वहाँ पर तो और वैरायटी ऑफ यूजेस है। बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे मशीन्स रन कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज़ में। तो इन जगहों पर भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है और वैरायटी ऑफ यूजेस है। इस बात को हम समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा हमारे पास क्या है? मोबाइल फ़ोन है। इसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए भी क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके यहाँ इसके अलावा आप सड़क पर स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है, उसको लाइटनिंग के लिए क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। घर में आप भोजन बनाते हो, इंडक्शन स्टोव यूज़ करते हैं, उसमें क्या चाहिए? स्टोव को जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर जो यूज़ हो रहा है वो रेलवेज़ यूज़ कर रहा है। रेलवेज़ क्या यूज़ करता है जी? रेलवेज़ यूज़ करता है, किस चीज़ में यूज़ करता है? ट्रेन को ऑपरेट करने में, ट्रेन को चलाने में, क्योंकि ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है ना। तो इसको हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स वो क्या है? तो वो है चार्जेस। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ए है चार्जेस। चार्जेस क्या है? किसी मटेरियल का खास प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्जेस हम सब जानते हैं दो तरह का चार्ज होता है, एक प्लस होता है, माइनस होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है ना। ये सब हम लोग
प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का वह गुण है, वह फेनोमेना है बाई वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण से क्या होता है? रिपल्सन एंड अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। जिसके कारण दो चीज़ें होती हैं, एक रिपल्सन, दूसरा अट्रैक्शन। अब रिपल्सन अट्रैक्शन कैसे होता है इसको हम देखते हैं आगे, लेकिन आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। चार्जेस आर फेनोमेना ऑफ मैटर बाई वर्च्यू ऑफ विच रिपल्सन एंड अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने तरह के होते हैं? चार्जेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? सबसे पहले होता है पॉजिटिव चार्जेस, ओके, और ये होता है निगेटिव चार्जेस। तो निगेटिव और पॉजिटिव ये दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं। एक और बात ध्यान रखना है, जो निगेटिव है उस पर जितना चार्ज निगेटिव 1 का जो चार्ज है और +1 का, ये दोनों मैग्नीट्यूड में लगभग इक्वल होता है। अंतर ये होता है एक निगेटिव वैल्यू रखता है, एक पॉजिटिव वैल्यू रखता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द मटेरियल डैट रिसीव्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि वह मटेरियल जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें क्या हो? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे हम, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेते हैं, वह है सोडियम। सोडियम में नियमतः कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस पर टोटल चार्जेस हो गया -11। कितना हो गया? -11। अगर गलती से इसने एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन का मान लो लॉस हो रहा है, कहीं चला गया, तो कितना हो गया जी? 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब इसके पास चार्जेस कितने हैं? -10 है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा कि ए पॉजिटिव, अभी भी निगेटिव है, लेकिन अगर इस पर टोटल चार्जेस देखें, किसी भी एटम पर टोटल चार्जेस 0 होता है। किसी भी एटम पर टोटल चार्जेस क्या होते हैं? वो 0 होते हैं, टोटल चार्जेस 0 होता है। अब इसी को समझना है कि न्यूट्रॉन, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। इस पर टोटल चार्जेस कितने हैं? -11 है, ओके। और साथ ही साथ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 11 है। तो इस पर टोटल चार्जेस कितने हुए? 11। आपका वैल्यू क्या आ रहा है? 0। अगर इसमें से थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, -11, एक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? इस पर नेगेटिव चार्ज -10 हो जाता है, और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज इसका सेम रहता है, यानी 11, तो वैल्यू +1 में हो गया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, 11 से 10 आ गया, ये नीचे वाला डेफिनेशन, नीचे वाला लाइन को देखेंगे। दूसरा देखेंगे क्या है? द मटेरियल डैट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पर सोडियम वाले मामले में क्या हुआ? उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अभी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कितना हो गया? -10। यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को ना, 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ कर दिया, जिसके कारण इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 चार्जेस हो गए माइनस में। लेकिन प्रोटॉन कहीं बाहर नहीं जाता, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू प्रोटॉन का +11 ही रहेगा, टोटल वैल्यू इस पर +1 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते ही मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ओके। अब इसी को हम समझते हैं दूसरे पक्ष में। दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष कहता है कि द मटेरियल दैट रिसीव्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ पर भी हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इसमें समझना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 17
इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इस पर टोटल चार्जेस -17। वैसे ही इसमें भी प्रोटॉन जो होगा वह क्या होगा, इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी 17 होगा, यानी +17, टोटल वैल्यू 0। लेकिन थोड़ा इसमें हम बदलाव करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रिसीव करता है, तब ये हो जाता है -18। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है तो 17 इलेक्ट्रॉन था तो -17, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो -18। अब इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम रह गया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ये 17 है तो 17 है ना, ये कितना है जी, 17 है, तो ये टोटल चार्जेस -1 हो जाएगा। तो ये इस पर टोटल चार्जेस कितने हो गए, -1 हो गए, यानी ये निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया जी, क्यों निगेटिव हो गया, क्यों इसलिए निगेटिव हो गया कि द मटेरियल दैट रिसीव्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों, वो हम लोगों ने देख लिया, क्यों पॉजिटिवली होता है वह भी हमने देख लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ नोट कर लेना, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्ब होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कूलम्ब होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट चार्ज के बारे में किया गया था, जिन्होंने पता किया था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, इन्होंने पता किया था। इसके हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को देखिए। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने किया क्या कि 2 एवोनाइट रॉड्स को लिया और उसको आपस में रब किया, रगड़ा, घिसा एक दूसरे से, फर से। उसके बाद वेन ब्राउट टुगेदर, जब उसको एक दूसरे के क्लोज में लाया गया तो ईच अदर काउज्ड रिपल्सन। हुआ क्या, इसको समझना है। हुआ ये कि उन्होंने 2 रॉड लिया, 2 एवोनाइट रॉड लिया। इन दोनों रॉड को उन्होंने क्या किया, पहले एक फर लिया, एक पंख, या यूँ कहो कुछ बाल जैसा, है ना, एनिमल का फर लिया। और जब इस फर से इन दोनों को इंटरेक्शन हुआ, कैसा, रबिंग किया गया, रगड़ा गया, तो इन दोनों ने कुछ चार्जेस एक्वायर कर लिए, इन दोनों ने कुछ चार्जेस एक्वायर किए। और जब इन दोनों को क्लोज लाया गया तो ये दोनों में रिपल्सन हुआ, एक दूसरे से दूर भागने लगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये इसका मतलब क्या है। तो दोनों को फर के साथ उन्होंने किया था। अगली बार तो इसका मतलब है कि 2 एवोनाइट को अगर फर के साथ रब करते हैं, घिसते हैं, तो वह क्या होते हैं, आपस में रिपल्सन करते हैं। वो यानी उसमें कुछ कोई गुण आ जाता है, कोई नया गुण आ जाता है, और उसी को उन्होंने चार्ज नाम दिया। इसके बाद हम आते हैं, उन्होंने एक और काम किया। उसने इतना ही नहीं किया, 2 एवोनाइट को ही नहीं किया, एक और घटना है जिसमें उन्होंने 2 ग्लास रॉड लिया। इस बार क्या किया, 2 ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड, दूसरा ग्लास रॉड, ये भी ग्लास था। इसको उसने सिल्क से घिसा, सिल्क के साथ। उसने किसके साथ घिसा, सिल्क के साथ, यानी इन दोनों ने भी चार्जेस एक्वायर कर लिया। तो इन दोनों को जब पास में लाया गया तो ये दोनों स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये दोनों में रिपल्सन होने से लगा, एक दूसरे से दूर भागने लगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि दोनों ने कोई चार्ज एक्वायर किया। तो अगले स्टेप में जब उन्होंने देखा कि जब हम इवोनाइट और एक दूसरा एवोनाइट लेते हैं और इन दोनों एवोनाइट रॉड को फर के साथ घिसते हैं तो इन दोनों में रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से, स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ दूर भाग रहे हैं, है ना। तो उन्होंने ग्लास रॉड लिया और एक और ग्लास रॉड लिया। अभी क्या हुआ, अभी उन दोनों में भी देखा कि रिपल्सन हो रहा है। कब, जब उसने इसको एक सिल्क के साथ घिस करके चार्ज किया। लेकिन अब बारी तीसरी थी। तीसरी बारी क्या थी, उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया जिसको फर के साथ घिसा, एक एवोनाइट लिया,
सबसे पहले उन्होंने ग्लास रॉड लिया जिसको सिल्क के साथ घिसा, और उसके बाद एक एवोनाइट रॉड लिया जिसको फर के साथ घिसा। और जब इन लोगों को क्लोज लाया गया, स्टूडेंट्स ध्यान देना, जब इन दोनों को क्लोज लाया गया, एक दूसरे के क्लोज लाया गया, तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे थे। तब उसने कहा, इस निष्कर्ष पर निकले विलियम गिलबर्ट कि निश्चित रूप से जो ग्लास रॉड था उसको ग्लास रॉड के साथ ला रहे थे, दोनों एक ही मटेरियल से यानी सिल्क के साथ घिसा गया, तो एक दूसरे से रिपल्सन हो रहा है। जब घटनाएं सेम है, जब इवेंट सेम है, दोनों को सिल्क के साथ घिसा गया, तो ये रिपल्सन क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि दोनों सेम काइंड का चार्ज अगर होगा तो उसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन इसका एक और आधार था कि जब उन्होंने एवोनाइट को लिया, दूसरा एवोनाइट लिया, और दोनों को सेम मटेरियल फर के साथ अगर घिसता है तो दोनों में सेम चार्जेज एक्वायर होते हैं, जिसके कारण उनमें रिपल्सन हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हुआ कि सेम चार्जेज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। लेकिन जब उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ और एबोनाइट को फर के साथ घिसा, तो उन्होंने देखा कि इन दोनों रॉड के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है ना। उन्होंने क्या देखा स्टूडेंट्स कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों का चार्जेस तो अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग इवेंट्स में चार्ज हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों अलग चार्जेस थे, तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे, अलग अलग चार्जेस होंगे, तो उसमें अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या लिखा? हमने नोट करना है कि पहला क्या किया कि टू एबोनाइट रॉड्स रब्ड विद फर व्हेन ब्राउट टुगेदर क्लोज टू ईच अदर काउज्ड रिपल्सन। एक और पॉइंट ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट करके अंतर कर देंगे कि यहाँ जो टू लिखा हुआ है और उसके बाद एबोनाइट लिखा हुआ है, तो इस एबोनाइट को हटाकर यहाँ पर कर देंगे ग्लास। टू ग्लास रॉड्स रब्ड विद यहाँ फर को हम हटा देंगे और यहाँ कर देंगे सिल्क। यहाँ ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट पर ये लिखाएगा, ये पहले से सही है, फर सही है, अगले पॉइंट में हम इसको ग्लास और सिल्क कर देंगे। व्हेन ब्राउट टुगेदर क्लोज टू ईच अदर काउजेस रिपल्सन। चाहे यहाँ एबोनाइट हो या ग्लास हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा जी? चाहे वो एबोनाइट रहे या इसके जगह पर ग्लास कर दे, और फर रहे या इसके जगह पर फर के जगह पर सिल्क कर दे, कंडीशन एक ही होगा, वो क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगले कंडीशन को समझते हैं। मैंने जो समझाया कि इफ एन एवोनाइट रॉड रब्ड विद फर when brought close to glass rod rubbed with silk। यहाँ ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, एवोनाइट रॉड फर के साथ, ग्लास रॉड सिल्क के साथ, यानी इन दोनों में अलग अलग चार्जेस एक्वायर हो रहे हैं। और जब उसको क्लोज लाया जाता है, स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? अट्रैक्टेड ईच अदर, वो अट्रैक्शन कर रहा है। इसका रिजल्ट विलियम गिलबर्ट ने निकाला कि चार्जेस कैसे उसमें एक्वायर हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ग्लास में पॉजिटिव चार्ज था, सिल्क में निगेटिव था, एबोनाइट में निगेटिव था और फर में पॉजिटिव था। ऐसा क्यों हुआ दोस्त? तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के साथ रबिंग किया जा रहा है, घिसा जा रहा है, तो उससे कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टूडेंट्स। तो जिसने ना इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है? ग्लास और सिल्क को जब रब कर रहे हैं, घिस रहे हैं, तो जो ग्लास है वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज़ कर रहा है स्टूडेंट्स, और सिल्क उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है स्टूडेंट्स। इसलिए सिल्क नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया और ग्लास पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। अब यहाँ पर दूसरा उन्होंने जो
लिया था एवोनाइट और फर को घिसने का काम था, वो कैसे हुआ जी? तो उसके लिए कहते हैं उन्होंने क्या किया, तो उसमें एवोनाइट रॉड था स्टूडेंट्स और फर था। जब इन दोनों को घिसा तो क्या हुआ, एवोनाइट रॉड ने इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, किसने? फर ने, इसलिए पॉजिटिव हो गया और एवोनाइट ने उसे रिसीव किया, उसने वहाँ से रिसीव किया स्टूडेंट्स, इस कारण से एवोनाइट नेगेटिव हो गया। और इसीलिए ग्लास और एवोनाइट को अगर पास में लाया गया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, अभी हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट की कहानी मैं सुनाता हूँ, उनका नाम है फ्रैंकलिन। उन्होंने क्या किया था, कुछ बादल छाए हुए थे, है ना, वो क्या किया, उन्होंने एक पतंग लिया और उन्होंने बादलों के बीच में उस पतंग को उड़ा दिया। अब ये मत पूछना कैसे उन्होंने उड़ाया था, मैंने नहीं उड़ाया। और इसमें ना एक की, उसने मेटालिक की को बांध दिया, इसके साथ टाई कर दिया मेटालिक की को। और जिस वक्त उस वक्त लाइटनिंग हुई, वहाँ पर लाइटनिंग होने लगी, तो लाइटनिंग के कारण इस की ने कुछ चार्जेस को एक्वायर कर लिया, जिसके कारण यह क्या हो गया, एक गर्म हो गया। और इसमें बाद में डिटेक्ट किया, इस मेटल को नीचे लाकर उस की को, तो पाया कि उस की में क्या था, चार्जेस थे, इस की में चार्जेस थे। तो फ्रैंकलिन ने बताया कि जो लाइटनिंग होता है वह एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, उसमें चार्जेस होते हैं, चार्जेस का स्पार्क होता है। एक और बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस हमेशा कंजर्व रहते हैं। इस बात को समझना है कि चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड, दे आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसे क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर। तो होता क्या है, दे आर ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उनका, यानी कुछ नहीं है, इसमें मामला है इलेक्ट्रॉन्स का, कहीं पर ज़्यादा है कहीं कम है। अगर कम है तो ज़्यादा की ओर अगर हाई है और यहाँ लो है तो इस तरह से मूवमेंट होगा। अगर इसने यहाँ पर लो की जगह यहाँ हाई हो गया और यहाँ लो हो गया तो मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मान लो आप ऐसे समझ लो कि कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई एक कंडक्टर है जी, कोई एक कंडक्टर है जी, और इस कंडक्टर से करंट चल रहा है, करंट, आप समझ रहे हैं ना, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मान लो ऐसे है, यानी इस तरह से फ्लो है, तो आप समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इसमें उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा है ना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी मूव करता है, सिटी का फ्लो होता है। तो हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, आप इसका डेफिनेशन नोट, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले एक शॉर्ट जानकारी के लिए हम लोग इसका डेफिनेशन ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिखेंगे, द ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए जी, इसको फ्लो करने के लिए कंडक्टर चाहिए, एक मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से मटेरियल कितने तरह के होते हैं, तो मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, कंडक्टर किसे कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता हो, जिससे चार्जेस आसानी से फ्लो करते हो, जिनके थ्रू, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और दूसरा इंसुलेटर, जिससे ऐसा नहीं हो, इंसुलेटर जो इन दोनों के बीच का मामला हो, जिसमें क्या हो, इन दोनों के बीच का मामला हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे। यानी जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का हो, उसको हम
सेमीकंडक्टर कहते हैं। आइए इसके डेफिनेशन पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर, यहाँ कहता है कि द मटेरियल थ्रू विच चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल में मेटल, ह्यूमन बॉडी, कोई भी एनिमल्स का बॉडी हो गया, है ना। ग्रेफाइट, आप पेंसिल में देखते हो कि ग्रेफाइट होता है वो, है ना, पेंसिल जो लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो पेंसिल। उसके बाद अर्थ, अर्थ जो होता है अर्थिंग लेते हैं ना, वो भी क्या है, टैप वाटर। टैप वाटर मीन्स व्हाट, जो पीने का पानी है। डिस्टिल्ड वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर इंसुलेटर होता है। वहीं टैप वाटर में कुछ सॉल्ट मिनरल्स मिक्स होते, घुले रहते हैं, जिसके कारण उस कंडक्टिविटी उसमें आ जाती है ना। ये सब होता है। अब कंडक्टर कहते किसको हैं? कंडक्टर का मतलब होता है वैसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके, जिसमें चार्जेस मूव कर सके। इलेक्ट्रॉन्स यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर सकता हो या गेन कर सकता हो, करने की क्षमता जो इस मटेरियल में है, यानी कहीं से आता हुआ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके कहीं दूसरे जगह पर भेजा जा सके। यानी वो जो होता है, वो मूवमेंट जो होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके थ्रू हो सके, जिसके थ्रू चार्जेस फ्लो कर सके, उसे हम उस मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं जी। आगे हम लोग आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहते हैं? वैसे मटेरियल जिससे ऐसा नहीं हो, जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएंगे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे। नोट कर लो, ड्राईवुड, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, रबर, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं जी। एक और है सेमीकंडक्टर। देखो कितना सुंदर डेफिनेशन इसका मैं बता रहा हूँ। क्या है? कहता है द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी उसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना जी, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो कंडक्टर के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और इंसुलेटर के इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बीच का मामला है। तो इसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं जी। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल इसका आप नोट कर सकते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो आप एक नोट कर लेंगे, फिर बाद में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और अब अगले पार्ट में हम लोग आगे का सीखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।